हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रजनी क्लासरूम। और आज के इस वीडियो में ही हम कंटिन्यू करेंगे लाइफ प्रोसेस चैप्टर को। क्लास 10th का ही चैप्टर है बायोलॉजी का, तो इसी को ही कंटिन्यू करेंगे। हमने पार्ट 1 में और पार्ट 2 के अंदर हमने पढ़ा था कि लाइफ प्रोसेस प्लांट्स के अंदर कैसे होती है और एमेबा के अंदर कैसे होती है। और इसके लाइफ प्रोसेस के वीडियो पार्ट 2 के अंदर हमने पढ़ा था वीडियो पार्ट 2 के अंदर हमने पढ़ा था डाइजेशन इन एनिमल्स, स्पेशली इन ह्यूमन बींग्स। तो अब उसी लाइफ प्रोसेस के चैप्टर को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपने वीडियो पार्ट 3 के अंदर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने जाएंगे रेस्पिरेशन इन लाइफ प्रोसेस। रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है वह ह्यूमन बीइंग के अंदर कैसे होता है, कैसे रेस्पिरेशन होती है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिए और अच्छी तरह से समझिए रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, जिसके अगर आप अच्छी तरह से समझेंगे तो हो सकता है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं और आप एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स गेन करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी आपकी क्यूरी या कमेंट आपके माइंड में आते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि हम उनको पढ़ के उनके ऊपर वीडियो बना के आपके कमेंट्सों को स्पेशली फोकस करके आपके सामने प्रेजेंट कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की, आज के वीडियो पार्ट की, रेस्पिरेशन इन लाइफ प्रोसेस और रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। इस चैप्टर में जो हम टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं वो हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो रेस्पिरेशन होता क्या है, आप रेस्पिरेशन से क्या समझते हैं? व्हाट इज़ रेस्पिरेशन? द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग बीइंग यूटिलाइज द फूड टू गेट एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। वह प्रोसेस जिससे कोई भी लिविंग प्रोसेस फूड से एनर्जी गेन करता है और इसी प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। अब इसमें तो बता रहे हैं कि फूड से एनर्जी गेन करता है, पर रेस्पिरेशन में तो सांस का अंदर लेना, मुंह से ऑक्सीजन को अंदर लेना नाक से और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना होता है। कॉमन भाषा में तो एक आम इंसान यही सोचता है, पर रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? जो हमने फूड डाइजेस्ट किया है अब वो ब्लड के अंदर चला गया, अब ब्लड से एनर्जी कैसे रिलीज़ होगी, कैसे एनर्जी डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचेगी और कैसे सेल उस एनर्जी को यूटिलाइज़ करेंगे, वो सारी की सारी प्रोसेस होगी रेस्पिरेशन के थ्रू। सेल्स ऑक्सीजन को यूज़ करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को अब सेल से बाहर निकालेंगे, फिर कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में आएगी, लंग्स से फिर नेज़ल कैविटी से बाहर आएगी, मुंह से बाहर आएगी। तो इस पूरी प्रोसेस को कैसे करते हैं, यही रेस्पिरेशन है। अगर कॉमन भाषा में कहा जाए, कॉमन शब्दों में अगर बोला जाए तो रेस्पिरेशन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ लिविंग बीइंग यूटिलाइज द फूड टू गेट एनर्जी is called respiration. Respiration is an oxidation reaction in which carbohydrate is oxidized to produce energy. Respiration क्या होता है? एक ऑक्सीडेशन का रिएक्शन होता है जिसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज होके एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। और एनर्जी कहाँ पर प्रोड्यूस होती है प्लांट्स के अंदर? ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। Mitochondria is the site of respiration and the energy release stored in the form of ATP. अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो एटीपी के फॉर्म में होती है। एटीपी क्या होता है हमारा? एटीपी होता है हमारा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। स्पेलिंग याद रखेंगे, एटीपी की फुल फॉर्म कई बार आती है, तो एटीपी की फुल फॉर्म आप अच्छी तरह से याद रखेंगे इसको। ये होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो यही जो एटीपी प्रोटीन्स होते, एटीपी एनर्जी होती है, एटीपी मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये एनर्जी के फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर्ड होते हैं। एटीपी स्टोर्ड इन अ माइटोकॉन्ड्रिया एंड रिलीज एज पर नीड। अब ये क्या होता है कि ये स्टोर्ड होते हैं और जब ज़रूरत होती है, मान लीजिए कब? जब पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं तो खाना नहीं बन पाता है पेड़ों के अंदर, तो ये स्टोर्ड एनर्जी होती है। यही पूरी सर्दियों में या फिर ऐसे बाहर के मौसम में जब एनर्जी बाहर की कंडीशन प्रेफरेबल नहीं होती हैं, पतझड़ का मौसम हो गया या फिर ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, पेड़ के पत्ते नहीं हैं, उस कंडीशंस में एनर्जी प्लांट्स के अंदर से स्टोर होती है और वो पौधों को एनर्जी प्रोवाइड करती है। अब कई बार क्या होता है कि बरसात के मौसम में एडिक्वेट मात्रा में सनलाइट नहीं मिल पाती है पौधों को, तब एनर्जी कहाँ से आती है पौधों के अंदर? ये एटीपी ही होता है जो एनर्जी पौधों को प्रोवाइड करता है, उनके पार्ट्सों को प्रोवाइड करता है।
तो एटीपी जो स्टेप्स होते हैं रेस्पिरेशन के, वो क्या होते हैं? सबसे पहला स्टेप्स होता है ग्लूकोज को पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट करना, ब्रेक डाउन करना। हम जानते हैं कि द स्टेप, ये जितना भी स्टेप्स होते हैं, ये ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के स्टेप्स होते हैं, ये कहाँ पर होते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। दिस स्टेप्स हैपन इन द साइटोप्लाज्म। ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इज ब्रेकिंग डाउन इनटू पायरुविक एसिड. Glucose molecules is composed of 6 carbon atom, and while pyruvic acid is composed of 3 carbon atoms. और जो pyruvic acid होता है उसके अंदर कितने कार्बन एटम होते हैं? 3 कार्बन एटम्स होते हैं। अब ये pyruvic acids क्या होते हैं? फर्दर ब्रेकिंग डाउन pyruvic acid टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया. जो ग्लूकोज pyruvic acid में कहाँ पर चेंज हुआ? साइटोप्लाज्म के अंदर. अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो pyruvic एसिड्स हैं, ये क्या होंगे? अब इनका फर्दर ब्रेकडाउन होगा. तो अब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू, ये ब्रेकडाउन होते हैं 2 प्रोसेस के थ्रू. पहला होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन. अब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. इतना समझ लीजिए, एरोबिक रेस्पिरेशंस में ऑक्सीजन इंक्लूड होती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं होती है. तो जब भी कोई रेस्पिरेशन प्रोसेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है. अगर कोई भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो, जब ऑक्सीजन ना हो, तो उस प्रोसेस को हम एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं. रेस्पिरेशन इन्वॉल्व गैसेस एक्सचेंजेस. जो रेस्पिरेशन होता है उसके अंदर गैसेस एक्सचेंजेस भी होते हैं. अब कैसे होते हैं? इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑफ CO2. जब भी हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और CO2 को रिलीज़ करते हैं बाहर एटमॉस्फेयर के अंदर, तो इस चीज़ को हम ब्रीथिंग बोलते हैं. ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन. जब भी फूड का सिंपल ब्रेकडाउन होता है, एनर्जी एनवायरनमेंट के अंदर सेल के थ्रू रिलीज़ हो, तो इस चीज़ को हम सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं. अब इस फर्दर डायग्राम में आप देख रहे हैं जैसे कि जो ग्लूकोज है वह प्यूरिक एसिड में चेंज हो गया और जो 2 ATP की एनर्जी मॉलिक्यूल्स है वो हमें मिला है. अब फर्दर क्या होता है? जो प्यूरिक एसिड होता है वो फर्दर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर ब्रेकडाउन होता है. जब ये ब्रेकडाउन होता है तो वो एक कर्व साइकिल के थ्रू ब्रेकडाउन होता है. और इस साइकिल के दौरान क्या होता है? जो एनर्जी होती है वो केमिकल फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में स्टोर हो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और CO2 बाहर रिलीज़ होता है. CO2 बाहर रिलीज़ हो रहा है और ये जो एनर्जी है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर्ड हो जाती है. और साथ में ये किस फॉर्म में होता है? ये लिक्विड की फॉर्म में एनर्जी होती है और ये ऑक्सीजन इनटेक हो, यहाँ पर ऑक्सीजन को, ये इस एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. जब ये केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है जो प्यूरिक एसिड है, अब जब इसे बाहर से ऑक्सीजन मिलती है, सेल्स को ऑक्सीजन मिलती है, तब ये क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल जनरेट करते हैं, साथ में 36 एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स भी जनरेट करते हैं. तो ये 36 ATP है, ये एनर्जी प्रोवाइड करती है सेल्स को और वाटर मॉलिक्यूल्स भाप के थ्रू हमारे जो शरीर के अंदर बाहर निकल जाते हैं, एक्सपेल हो जाते हैं. अब जैसा कि मैंने बताया था आपको, रेस्पिरेशन 2 टाइप्स के होते हैं. लाइफ प्रोसेस के अंदर रेस्पिरेशन 2 टाइप्स में होता है. एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, सेकंड वन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन. दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो तभी होता है जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, जब ऑक्सीजन होता है. प्यूरिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड. जो प्यूरिक एसिड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी रिलीज होती है, वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं. तो इस प्रोसेस को ही, इस कंप्लीट प्रोसेस को जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, जहाँ पर प्यूरिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो, एनर्जी रिलीज हो, वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो, इस प्रोसेस को ही हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं.
जो हमारी सिंपल प्रोसेस होती है एनिमल्स की, ये एरोबिक रेस्पिरेशंस के फॉर्म में ही होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशंस क्या होते हैं? दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशंस हैपेंस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो भी रेस्पिरेशन हो, उस रेस्पिरेशन को हम एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है ये। तो pyruvic एसिड इज आइदर कन्वर्टेड इनटू एथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। तो इसके अंदर क्या होता है, जब pyruvic एसिड को ब्रेक डाउन होने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जब वो ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो ये pyruvic एसिड होता है, ये या तो एथाइल अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है या फिर वो लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एथाइल अल्कोहल इज़ यूजुअली फॉर्म इन केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन माइक्रोब्स। जो माइक्रोब्स होते हैं जैसे ईस्ट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये जो इनका जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। ये तभी एक्टिव होते हैं जब ऑक्सीजन नहीं होता है। आपने देखा हो ईस्ट को जब भी हम पानी के अंदर डालते हैं तो उसको ढक के रख देते हैं अच्छी तरह, उसको हवा नहीं लगने देते हैं, तभी आटा फूल या फिर जो भी मैदा होता है केक्स बनाने के लिए जो बैटर होता है वो तभी फूल होता है, तभी वो ग्रो होता है। ब्रेड्स जब भी हमें बनाने होते हैं तो आटे को अच्छी तरह गूंद के हम एक कवर्ड एरिया में रख देते हैं और तभी वो आटा डबल साइज़ में हो जाता है, ब्रेड की तरह वो पोरस हो जाता है। तो जब pyruvic एसिड माइक्रोब्स के अंदर जब वो एथाइल अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट होता है तो ये प्रोसेस होता है हमारा माइक्रोब्स के अंदर, लाइक ईस्ट और बैक्टीरिया। अब लैक्टिक एसिड का फॉर्म होता है। लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड इन सम माइक्रोब्स एज वेल एज मसल सेल्स। कुछ जो माइक्रोब्स हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर लैक्टिक एसिड भी फॉर्म होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन के फॉर्म में, बट जो हमारी मसल सेल्स हैं कभी कभार इनके अंदर भी लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है। अब वो किस कंडीशंस में होता है वो हम फर्दर पढ़ेंगे, पर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं। अब हमें पता है ग्लूकोज के अंदर 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे कार्बन के, ठीक है। अब वो जब ब्रेक डाउन होता है तो क्या pyruvic एसिड के फॉर्म में होता है, और ये सब कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज जो जिसके अंदर 6 कार्बन के मॉलिक्यूल्स थे वो पिरुवेट में चेंज हो जाता है, जिसके अंदर 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं और साथ में एनर्जी रिलीज़ होती है। एनर्जी हमारी केमिकल के फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर्ड हो जाती है। अब ईस्ट के अंदर क्या होता है, जब ऑक्सीजन नहीं होती, जो pyruvic एसिड होता है वो एथाइल अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और pyruvic एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सॉरी, एक बार फिर से पढ़ते हैं। जो ईस्ट के अंदर क्या होता है, जो pyruवेट होता है, जो pyruवेट हमें कहाँ से मिला था? साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो गए 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स जनरेट करता है, उसे pyruवेट बोलते हैं। अब pyruवेट ईस्ट के अंदर क्या होता है, ये जब ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है, जब ऑक्सीजन नहीं होता है तभी इथाइल अल्कोहल बनाता है। जब इथाइल अल्कोहल बनाएगा तो साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा प्लस एनर्जी बनाएगा। तो ईस्ट के अंदर हमें क्या मिला? फाइनल प्रोडक्ट इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब pyruvic एसिड अब ह्यूमन मसल्स के अंदर या फिर एनिमल्स की मसल के अंदर क्या होता है, कई बार क्या होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस हो जाती है। कब? जब हम फास्ट रनिंग करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो ऑक्सीजन शरीर को जितनी चाहिए वो कम पड़ती है। हम सांस धीमे धीमे ले रहे हैं, एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहे हैं, तो शरीर को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, पर शरीर उतना ऑक्सीजन नहीं गेन कर पा रहा है। तो क्या होता है, हमारी बॉडी फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू कर देती है, हमारी मसल्स। तो उस केस में क्या होता है कि लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है और एनर्जी फॉर्म होती है। तो ये लैक्टिक एसिड होता है, यही रीज़न होता है जिसकी वजह से हमारी जो लेग्स होती हैं, बॉडी होती हैं, वो काम करने की वजह से, ये हैवी काम करने की वजह से या रनिंग करने की वजह से पेन करती हैं। अब इसी चीज़ को हम अगर एक रिएक्शंस की फॉर्म में समझें, इक्वेशंस की फॉर्म में समझें, तो ये हमारा ग्लूकोज है। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस हुई माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो ये 6 CO2 कार्बन एटम्स के अंदर चेंज हुआ प्लस 6 H2O प्लस एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे बन गए pyruvic एसिड्स। ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है। अब यही ग्लूकोज है
जब ऑक्सीजन नहीं होगी, जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या होगा, ईस्ट के अंदर ये एथेनॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, C2H5OH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस H2 प्लस हम कह सकते हैं एनर्जी मिल रही है इसे। अब मसल्स के अंदर जो थर्ड इक्वेशन है वो कैसे होगा, C6H12O6, यही ग्लूकोज है, जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो ये लैक्टिक एसिड फॉर्म कर देगा। लैक्टिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, लैक्टिक एसिड का फार्मूला बताइए। लैक्टिक एसिड का फार्मूला होता है C6H3CHOHCOOH, तो ये होता है लैक्टिक एसिड। फिर से बता रहा हूँ, CH3CHOHCOOH, या फिर हम कह सकते हैं CH3CHOHCOOH प्लस एनर्जी। ये जो थर्ड वाली जो रिएक्शन है, इसी की वजह से हमारी मसल्स के अंदर दर्द होना शुरू हो जाता है। ये लैक्टिक एसिड होता है, ये आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमारे मसल्स में पेन होता है। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, अगर उसे हम एक समरी के फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करें तो इसी डायग्राम को ध्यान से देखेंगे हम। तो ग्लूकोज है वो साइटोप्लाज्म के अंदर सबसे पहला स्टेप है ग्लूकोज का, वो जिसके अंदर 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं ग्लूकोज की फॉर्म में, C6H12O6 के फॉर्म में। अब साइटोप्लाज्म के अंदर ये प्रोवेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसके अंदर 3 कार्बन आइटम्स होते हैं और एनर्जी होती है। अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, ईस्ट के अंदर एथेनॉल बनता है, जिसके अंदर 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, प्लस एनर्जी होती है। अब लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन नहीं होता है, हमारी मसल्स के अंदर क्या होता है, लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है, जिसमें 3 कार्बन एटम्स होते हैं और एनर्जी फॉर्म होती है। ठीक है। अब तीसरा आता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइक्रोकॉन्ड्रिया। जब माइक्रोकॉन्ड्रिया के अंदर जब ऑक्सीजन होती है तो जब, या फिर हम कह दें कि एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी बनाता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सपेल कर देते हैं, वाटर एक्सपेल कर देते हैं, और एनर्जी हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है। तो हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन 2 टाइप में, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब दोनों के डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस भी कई बार एग्जाम्स में आते हैं। टेक प्लेस एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन जब माइक्रोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, वहीं एनारोबिक रेस्पिरेशन का होता है साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। अगर एंड प्रोडक्ट्स की बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन के जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और H2 होते हैं, और जबकि एंड प्रोडक्ट्स की बात करें हम एनारोबिक रेस्पिरेशन में तो अल्कोहल और लैक्टिक एसिड्स होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो अमाउंट की एनर्जी होती है दोनों का कंपेयर करें तो एरोबिक रेस्पिरेशंस में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है, और लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है हमारी एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो रेस्पिरेशन होता है उसके अंदर कम एनर्जी हमारी प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा आप लोग इक्वेशन के फॉर्म में भी इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझा सकते हैं, क्योंकि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वहाँ पर ग्लूकोज पायरुवेट में चेंज होता है, और साथ में जो एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं वो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड H2O प्लस एनर्जी होती है। और वहीं अगर बात की जाए तो एनारोबिक रेस्पिरेशंस में ग्लूकोज होता है, ईस्ट के अंदर की बात करें तो एथेनॉल के अंदर कन्वर्ट होता है ग्लूकोज, और फाइनल प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे H2O प्लस एनर्जी प्लस एथेनॉल। और मसल सेल्स की बात की जाए तो यही ग्लूकोज पायरुवेट में चेंज होकर लैक्टिक एसिड और एनर्जी के फॉर्म में लैक्टिक एसिड बनाता है, जिसकी वजह से हमें ऑक्सीडेशन नहीं मिल पाता है और हमारी जो मसल्स होती हैं वो पेन करने लग जाती हैं। अब इसी के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, जो भी मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है, इसी के ऊपर क्वेश्चन कई बार एग्जाम में होता है, पेन इन लेग्स while running, why there should be an pain in the legs of the runner while running? अब when someone runs too fast, he may experience throbbing pain in the leg muscles. This happens because anaerobic respiration taking place in the muscles. जब भी हम काफ़ी फास्ट रन करते हैं, काफ़ी तेज़ रन करते हैं, तो हमारे पैर के अंदर एक टाइप में पेन होता है।
ये पेन होता है बिकॉज ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारे मसल सेल्स के अंदर होता है, जिसकी वजह से हमारा जो लैक्टिक एसिड है वो फॉर्म होता है और एनर्जी फॉर्म होती है। लैक्टिक एसिड्स होते हैं वो लेस एनर्जी फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल पाती है मसल्स को, और जिसकी वजह से वो पेन करने लग जाते हैं। During running, the energy demand from the muscles is increases. This compensated by the anaerobic respiration and the lactic acid is formed in the process. अब क्या होता है, जब रनिंग करते हैं काफ़ी एनर्जी हम लगाते हैं तो हमारी मसल्स को भी उतनी एनर्जी चाहिए होती है। जब उतनी एनर्जी उन्हें नहीं मिलती है, मसल्स को उतनी एनर्जी नहीं मिलती है, तो ये एनर्जी कहाँ से पूरी करते हैं हमारी मसल्स? ये मसल्स पूरी करती है हमारी एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू। और ये कहाँ होता है? ये होता है सारा का सारा हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जो लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है इन दिस प्रोसेस, और जो एनर्जी फॉर्म होती है वो प्रॉपर नहीं होती है। द डिपोजिशन ऑफ द लैक्टिक एसिड कॉज पेन इन द लेग मसल और द पेन सब्सिडाइज्ड आफ्टर टेकिंग सम रेस्ट फॉर द सम टाइम। और ये पेन कब कम होता है? ये पेन तब कम होता है जब भी थोड़ा सा हम रेस्ट कर लेते हैं या फिर एनर्जी टेकन फूड खा लेते हैं, जैसे केले खा लिए या फिर कोई भी फास्ट एनर्जी ग्लूकोज टाइप में हमने अगर पी लिया, तो वो पेन थोड़े टाइम बाद बंद हो जाता है। अब एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस कैसे होती है, ये भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है। ये तो हमने पढ़ा कि अभी तक हमारे मसल्स को, सेल्स को एनर्जी कहाँ से मिलती है, फूड से कैसे एनर्जी मिलती है, ग्लूकोज जो हमने फूड से गेन किया वो कैसे ब्रेक डाउन हुआ, उससे हमें एनर्जी कैसे मिली है, हमारी मसल्स को एनर्जी कैसे मिली है। अब गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है, ये भी हम समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। For aerobic respiration, the organism need a continuous supply of oxygen and carbon dioxide produced during the process need to be removed from the body. अब एरोबिक रेस्पिरेशंस में तो ऐसा होता है कि ऑर्गेनिजम्स को कंटिन्यूसली ऑक्सीजन चाहिए होती है। विदाउट ऑक्सीजन रेस्पिरेशन नहीं हो सकता एनिमल्स के अंदर, और शरीर से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है वो भी शरीर से कंटिन्यूसली रिमूव होना ज़रूरी है। तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यूज डिफरेंट मेथड टू इनटेक ऑक्सीजन एंड एक्सपल्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनका डिफरेंट मेथड होते हैं ऑक्सीजन को अंदर लेने के और बाहर एक्सपेल करने के। बहुत सारे मेथड्स होते हैं, कोई मुंह से सांस लेता है, कोई गिल से सांस लेता है, कोई गिल से ऑक्सीजन रिलीज़ करता है एटमॉस्फेयर में। डिफ्यूज़न इज़ द मेथड विच इज़ यूटिलाइज्ड बाय यूनिसेलुलर and some simple organisms for this purpose. डिफ्यूज़न जैसे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे हमारा अमीबा हो गया, पैरामोशियम हो गया, ये सब सेलुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये डिफ्यूज़न प्रोसेस का यूज़ करते हैं। तो इन प्लांट्स डिफ्यूज़न इज यूटिलाइज्ड फॉर द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। प्लांट्स के अंदर भी क्या होता है, डिफ्यूज़न का प्रोसेस ही होता है। इन कॉम्प्लेक्स एनिमल लाइक ह्यूमन बींग्स, और जो भी एनिमल्स हैं, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं, उनके अंदर क्या होता है, रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के फॉर्म में होता है। गिल्स आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स फॉर द फिश। फिशेस टेक इन ऑक्सीजन विच इज़ डिजॉल्व इन द वाटर थ्रू द गिल्स। अब फिशेस होते हैं वो गिल्स के थ्रू सांस लेती है। गिल्स क्या होते हैं, जो पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है उसको फिल्टर कर देते हैं, उसको बाहर फिल्टर करके ऑक्सीजन लंग्स तक पहुंचाते हैं फिश के, और जो वाटर होता है उसको गिल्स से ही वो बाहर एक्सपेल कर देते हैं। तो इसीलिए अगर जो पानी गंदा होता है, ज़्यादा उसमें ऑयल वगैरह होता है, तो फिश को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, उनको पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। अगर पानी में ज़्यादा गंदगी होगी तो फिश सांस नहीं ले पाएंगी, और जिसकी वजह से क्या होता है, उनकी डेथ हो जाती है। तो फिश होती हैं वो साफ़ वाटर में ही, प्योर वाटर में ही या क्लियर वाटर में ही अच्छी तरह से वो रह पाती हैं। इसीलिए जो वाटर के अंदर जो घास होती हैं, वाटर ऑर्गेनिजम्स होती है, वाटर ग्रास होती हैं, जो पानी के अंदर जो ग्रासेस होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। वो पानी में ऑक्सीजन को डिज़ोल्व करती हैं, जहाँ से क्या होता है, ये जो फिशेस वगैरह होती हैं वो अपनी ऑक्सीजन लेती हैं। Since availability of the oxygen is less in the aquatic environment, so the breathing rate of the aquatic organism is faster.
अब पानी के अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन काफ़ी कम होती है उनके, तो उनको जल्दी जल्दी सांस लेनी पड़ती है, जल्दी जल्दी उन्हें वाटर को प्यूरिफाई करना पड़ता है और ऑक्सीजन को अलग करना पड़ता है, और जल्दी जल्दी ये प्रोसेस होता है क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन गेन करनी होती है ज़िंदा रहने के लिए। और ऑक्सीजन उन्हें कहाँ मिलेगी? पानी के अंदर जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है वहाँ से मिलेगी। तो उनके अंदर रेस्पिरेशन का रेट काफ़ी फास्ट होता है। इंसेक्ट्स हैव अ सिस्टम ऑफ स्पेरकल्स और ट्रैशेस। तो जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके अंदर स्पेरकल्स होते हैं विच इज़ यूज फॉर टेकिंग द ऑक्सीजन। आपने इंसेक्ट्स देखे होंगे, उनके अंदर क्या होता है, उसके सर पे थोड़े से एंटीने से होते हैं, वो उनकी सांस लेने के लिए भी होते हैं। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैव डेवलप्ड लंग्स फॉर द एक्सचेंजेस ऑफ द गैसेस। जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हो गए, जैसे जो चल फिर सकते हैं, जो एनिमल्स घूम सकते हैं, जो टेरेस्ट्रियल मूवमेंट्स कर सकते हैं, उनके अंदर लंग्स होते हैं। इन लंग्स का ही काम होता है जो गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, एक्सचेंज का प्रोसेस होता है वो लंग्स के थ्रू होता है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके अंदर लंग्स के अंदर ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस का प्रोसेस होता है। और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी इज़ नॉट सच अ प्रॉब्लम फॉर द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट्स एनिमल्स। उनके लिए क्या होता है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नॉट, ये कोई बड़ा इशू नहीं होता है, इसीलिए उनका ब्रीथिंग रेट स्लोअर होता है एज़ कम्पेयर टू फिशेस और एक्वेटिक एनिमल्स के। अगर कंपैरिजन में बात करें तो जो टेरेस्ट्रियल जो एनिमल्स होते हैं उनकी सांस लेने का रेट काफ़ी स्लो होता है। एक हाथी उतना ज़्यादा सांस नहीं ले सकता जितना फिश सांस लेती है। तो जितना बड़ा जानवर होता है उसका ब्रीथिंग रेट उतना ही कम होता है। Terrestrial organisms use atmospheric oxygen for the respiration. Aquatic organisms use dissolved oxygen for the respiration. तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो पानी के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो पानी के अंदर डिज़ोल्व ऑक्सीजन होती है उसका यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। अगर ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम की बात की जाए तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ कंपेयर्ड The human respiratory system is composed of the pair of the lungs. तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, उसके पास लंग्स होते हैं। These are attached to a system of tubes which open outside through the nostrils. अब जो लंग्स होते हैं वो बाहर के इन्वायरमेंट में गैसेस एक्सचेंज के लिए नोस्ट्रल्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं। जो हमारे ये नोस्ट्रल्स होते हैं और ये माउथ कैविटी होती है, ये गैसेस के एक्सचेंज का काम करते हैं। तो मैकेनिज़्म की ब्रीथिंग की बात की जाए, सबसे पहले हमें समझना होगा कि इनहेलेशन क्या होता है और एक्सहेलेशन क्या होता है। इनहेलेशन माने जब भी हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारी चेस्ट की जो मसल्स हैं, इसे हम थोरैकिक कैविटी भी बोलते हैं, थोरैकिक कैविटी, ये एक्सपेंड्स होती हैं। और जब भी हम एक्सहेलेशन करते हैं तो ये थोरैकिक कैविटीज़ होती हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ये आपस में सिकुड़ती हैं। तो जब भी हम सांस अंदर से छोड़ते हैं तो हमारी जो चेस्ट है वो अंदर की तरफ जाएगी, और जब भी हम सांस लेंगे तो चेस्ट हमारी बाहर की तरफ एक्सपेंड होगी। रिब्स लिफ्ट्स अपवर्ड। जब भी इनहेलेशन करेंगे तो रिब्स है वो हमारी ऊपर की तरफ आएंगी, एक्सहेलेशन करेंगे तो रिब्स हमारी डाउनवर्ड्स की तरफ मूव करेगी। जो हमारा डिफ्राग्राम है, ये डिफ्राग्राम है जो ये फ्लैट शेप में हो जाएगा, ये पेट है ये हमारा फ्लैट हो जाएगा एक्सहेलेशन के फॉर्म में। जब ये जो डिफ्राग्राम है, जब हम एक्सहेलेशन करेंगे, जब बाहर सांसों को बाहर छोड़ेंगे तब क्या होगा, ये डोम शेप में आ जाएगा, ये फूल जाएगा। जब इनहेलेशन करेंगे हम तो वॉल्यूम होंगे, जो लंग्स की वॉल्यूम होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि एयर है वो हमारे लंग्स में एंटर कर रही है। और जब भी हम एक्सहेलेशन करेंगे तो क्या होगा, लंग्स की वॉल्यूम है वो कम हो जाएगी, लंग्स सिकुड़ जाएंगे आपस में,
क्योंकि इनमें जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो कम हो जाएगी, जो एयर की मात्रा है वो कम हो जाएगी। तो ये प्रोसेस है इनहेलेशन का और एक्सहेलेशन का। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कई बार आ जाता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे, इस वीडियो को बार बार देखेंगे। जब तक ये समझ में नहीं आ जाता डिफरेंस, आपको इसको नोट भी करना होगा। अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। अब नोस्ट्रल्स का क्या काम होता है? देयर आर द टू नोस्ट्रल्स विच कवरेज ऑफ द form of nasal passage. The inner lining of the nostrils is lined by the hairs, remains wet due to the mucus secretion. The mucus and the hair helps in the filtering of the dust particles from the inhaled air. Further air is warm up, it enters the nasal passage. अब क्या कह रहे हैं, जो नोस्ट्रल्स होते हैं ये क्या करते हैं, हमारी जो नोजल पासेज होती है, अंदर की मसल्स होती हैं, वो उसको आगे से कवर करते हैं। इनका जो इनर जो पार्ट है, जो इनर लाइनिंग्स है, इनर जो वॉल्स हैं, वो क्या है, इनके अंदर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं और पीछे के जो मसल्स होते हैं वो वेट रहते हैं। क्यों वेट रहते हैं? हेयर्स होते हैं जो बाहर की जो डस्ट होती है, जो इंसेक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे धूल मिट्टी वगैरह होती है, उनको रोक लेता है, बाहरी एयर को फिल्टर करता है। और उसके अलावा भी अगर कोई पास हो जाए मसल्स, कोई एयर डस्ट पार्टिकल वगैरह जो अंदर पास हो जाए, तो अंदर म्यूकस होता है, हमारे मसल्स में चिपचिपा पदार्थ होता है, वो बाहर की जो डस्ट वगैरह होती है उसको चिपका लेता है और लंग्स में जाने से रोकता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो अंदर नहीं जा पाते हैं शरीर के, और फिर वो म्यूकस के फॉर्म में बाहर आ जाता है, या फिर हम छींक देते हैं उसे, या फिर खराश के थ्रू, या फिर हमारे स्टमक वाले रास्ते से होके वो बाहर आ जाता है। उसके बाद आता है फेनेक्स। जो हमारा फेनेक्स है, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच कंटिन्यूज आफ्टर नेजल पासेज। नेजल पासेज के बाद एक फेनेक्स होता है। जो फेनेक्स होता है वो एक ट्यूब का लाइक ट्यूब जैसा होता है, और वो ऑक्सीजन को लेनेस तक पहुंचाता है। दिस पार्ट कम्स आफ्टर फेनेक्स। दिस इज आल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स। जो नीचे गले में हमें मोटा मोटा सा हमारे हड्डी से निकली हुई है, इसे हम लेनेक्स बोलते हैं, और ये फेनेक्स के बाद आता है, इसे हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। फिर आता है ट्रेशिया। दिस इज कंपोज्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस। द कार्टिजेनियस रिंग्स प्रिवेंट्स द कोलैप्स ऑफ द ट्रेशिया इन एब्सेंस ऑफ द एयर। अब ट्रेशिया का काम क्या है? ट्रेशिया में क्या होता है, इसके अंदर छोटे छोटे नीचे कार्टिलेजेस लगे हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब इनका काम क्या होता है, अगर ऑक्सीजन नहीं हो रही है तो ये मसल्स को आपस में चिपकने नहीं देगा। कई बार हम देखते हैं जैसे ट्यूब होती है, उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती है तो ट्यूब चिपक जाती है आपस में। अगर मान लीजिए गुब्बारे के अंदर अगर गैस नहीं है तो वो आपस में चिपक जाता है। तो ये रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, वो पाइप को आपस में चिपकने नहीं देती है, हमारे जो अंदर ट्यूब है उसको आपस में चिपकने नहीं देती है, जिसकी वजह से वो रास्ता ओपन रहता है। फिर उसके बाद आती है ब्रोंसीज। अ पेयर ऑफ ब्रोंसीज कम्स फ्रॉम द ट्रेशिया विच विद वन ब्रोंचेस गोइंग टू द ईच लंग। अब 2 ब्रोंचेस होती हैं। ब्रोंचेस का क्या काम होता है? ये 2 ब्रोंचेस होती हैं जो हमारे हर एक लंग्स के अंदर डिवाइड हो जाती हैं वाई की शेप में। फिर उसके बाद ब्रोंशियोल्स आते हैं। ब्रोंशियोल्स का काम क्या होता है? द ब्रोंचेस डिवाइड इनटू द ब्रांचेस। जैसे पेड़ की टहनियाँ आगे डिवाइड हो जाती हैं, एक टहनी से बहुत सारी टहनियाँ निकल जाती हैं, वैसे ही एक ब्रोंची से बहुत सारे ब्रोंशियोल्स निकल जाते हैं जो लंग्स के अंदर फैले होते हैं। उसके बाद आती है एल्वियोली। एल्वियोली का काम क्या होता है? एल्वियोली का काम होता है दीज आर द एयर सैक्स एट द एंड ऑफ ब्रोंशियोल्स। ये क्या करते हैं? ये एक एयर के सैक के फॉर्म में होते हैं, एयर के छोटे छोटे बोरे के फॉर्म में होते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं जो ब्रोंशियोल्स के एंड्स में होते हैं। द एवियोलिस इज कंपोज्ड ऑफ वेरी थिन मेम्ब्रेन एंड इट इज़ प्लेस वेयर द ब्लड कैपिलरीज ओपन। और ये ब्लड कैपिलरीज से जुड़े होते हैं, छोटी छोटी जो नसें होती हैं खून की, उनसे जुड़े होते हैं। इसमें क्या होता है
की जो गैसेस होती हैं, ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है वो एल्वियोल के थ्रू ब्रोंचियोल्स में जाती है, ब्रोंचियोल से फिर ब्रोंची में जाती है, फिर ट्रैचिया, लेनेक्स, फेनेक्स और नोस्ट्रल से होकर वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है। सेम वे में जब हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं तो नोस्ट्रल से ऑक्सीजन जाती है फेनेक्स में, फेनेक्स से प्योरीफाई होकर फिर वो लेनेक्स में जाती है, ट्रैचिया में जाती है, ब्रोंचीज में जाती है, ब्रोंचीज से वो डिवाइड हो जाती है, ईच लंग्स के अंदर जो ब्रोंचियोल्स होते हैं उनके अंदर जाती है, वहाँ से एल्वियोल्स के अंदर जाती है, फिर एल्वियोल्स होते हैं वो ब्लड कैपिलरी से जुड़े होते हैं और जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड के अंदर मिक्स हो जाती है। इस तरह से एल्वियोल्स के अंदर गैसेस ऑफ एक्सचेंज का प्रोसेस होता है बिकॉज ऑफ प्रेशर। अब ऑक्सीजन वहाँ से ऑक्सीजन जब वहाँ से रिलीज़ हो जाएगा, ज़्यादा अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे फेफड़ों में इकट्ठी हो रही है फिर उसे वो ऊपर की तरफ आएगी, हमारे नोस्ट्रल्स की तरफ आएगी और रिलीज़ हो जाएगी। जब ऑक्सीजन की जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो शरीर से कम हो जाएगी तो फिर ऑक्सीजन हमारा एंटर करेगा। इससे क्या होता है कि हमारे एल्वियोल के आसपास जो गैसेस का प्रेशर है वो बदलता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जैसे हम कोकोनट्स के अंदर पाइप से स्ट्रॉ से हम कोकोनट वाटर को सक करते हैं, वैसे ही ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ऑक्सीजन जो होती है वो ब्लड के अंदर मिक्स होती रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज़ होता रहता है। तो इस डायग्राम में हम अच्छी तरह समझ लेंगे। जैसे नेज़ल पासेज होगी, उसके बाद माउथ कैविटी हो गया, फेनेक्स हो गया, ट्रैचिया हो गया, रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस हैं बहुत सारी ट्रैचिया के नीचे, फिर उसके बाद जो ब्रोंचियोल्स होते हैं वो एंड में होते हैं, ब्रोंचीज दोनों लंग्स में गई है, ब्रोंचियोल्स हैं, फिर ब्रोंचियोल्स के आगे फिर एल्वियोलाइज हैं, छोटे छोटे गुब्बारे से एंड में एकदम, और ये ब्लड कैपिलरी से जुड़ी होती हैं और इन सब चीज़ों को सपोर्ट करता है डायफ्राम। और एल्वियोल देखिए जैसे फ्रूट्स लगे हुए हैं उस शेप में है, छोटे छोटे जो एयर पॉकेट्स हैं ये ब्लड कैपिलरीज से जुड़े होते हैं, ब्लड से जुड़े होते हैं, हमारे ब्लडों की नसें होती हैं छोटी छोटी, उनसे जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो हर एक पार्ट में हो पाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सेस होती है वो लंग्स के अंदर वापस आ जाती है और वो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड नेज़ल कैविटी या माउथ कैविटी से हम हवा में रिलीज़ कर देते हैं, एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देते हैं। तो अगर सिंपल प्रोसेस की बात कर लें तो नॉस्ट्रल्स के थ्रू एयर पास होती है नेज़ल पासेज में, नेज़ल पासेज के थ्रू नेज़ल कैविटी में, नेज़ल कैविटी से फेनेक्स से फिर लेनेक्स से ट्रैचिया से ब्रोंची से लंग्स से ब्रोंचियोल्स, फिर एल्वियोलीज में। इस डायग्राम को अच्छी तरह से देख लेंगे, समझ लेंगे, प्रोसेस को अच्छी तरह से समझेंगे। एक बार में ये चीज़ समझ में नहीं आने वाली है, आपको ये चीज़ बार बार समझनी पड़ेगी, छोटे छोटे स्टेप्स में इस चीज़ को समझना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही ये चीज़ समझ में आएगी। अगर मैं आपको यहाँ पर अगर 50% समझा रहा हूँ तो आपका काम है 50% अपने आप भी मेहनत करना। जब तक मेहनत नहीं करेंगे दोस्तों ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी और ये चैप्टर बिना मेहनत के आपको ईजी नहीं लगेगा। समझेंगे तो बहुत ईजी चैप्टर है, एकदम मक्खन चैप्टर है, अगर नहीं समझेंगे तो आपको चाहे कोई कितना भी समझा ले नहीं समझ में आने वाला। मेहनत आपकी है। अगर कोई भी आपको डाउट है, कमेंट है, अगर एक बार में आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, इस मेथड से नहीं समझ में आ रही है, तो हम इसी टॉपिक को हम अगले वीडियो में सिर्फ इसी टॉपिक को ही कवर करेंगे। पर हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखना ज़रूर मत भूलिए, अपनी फीडबैक दीजिए। तो ब्रीथिंग मैकेनिज़्म अब मैंने अभी आपको बताया। ब्रीथिंग मैकेनिज़्म ऑफ द लंग्स इज़ कंट्रोल बाय द डायफ्राम। ये डायफ्राम से कंट्रोल होता है। डायफ्राम हमारे रिब्स के मसल्स के नीचे सपोर्ट करता है लंग्स को। द डायफ्राम इज़ अ मेम्ब्रेन विच सेपरेट द थोरेटिक चैम्बर्स थ्रोइक चैम्बर फ्रॉम द एब्डोमेन कैविटीज़। डायफ्राम एक मेम्ब्रेन होती है, वो हमारी एब्डोमिनल कैविटीज़ होती हैं, जो पेट की मसल्स होती हैं, उनको सेपरेशन देती है। व्हेन द डायफ्राम मूव डाउन द लंग्स एक्सपेंड। जब भी डायफ्राम डाउन की साइड मूव होता है तो लंग्स हमारे जो एक्सपेंड करते हैं उनके अंदर हवा आती है। व्हेन डायफ्राम मूव्स अप
लंग्स कॉन्ट्रैक्ट एंड एयर इज एक्सहेल्ड। जब भी डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव करता है, जब भी डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव करता है तो एयर हमारी अंदर आती है, जब भी डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा, और जब भी डायफ्राम ऊपर की तरफ जाएगा तो एयर हमारी बाहर जाएगी। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। एक सिंपल सा अगर समझें तो एक सिंपल प्रोसेस को अगर हम समझें तो मान लीजिए एक बोतल है, उसका बॉटम हटा देंगे और नीचे एक गुब्बारा लगा देंगे, या फिर एक बोतल होती है, उसके अंदर पानी भरते हैं हम, और जैसे ही बोतल को नीचे से दबाते हैं तो क्या होता है, पानी ऊपर से बाहर आने लग जाता है। ऊपर उसकी माउथ ओपनिंग होती है, जहाँ पे ढक्कन लगाते हैं वहाँ से पानी बाहर आने लग जाता है। जैसे हम हाथ वाली पिचकारी चलाते हैं, जैसे हम उस पिचकारी को पीछे से दबाएंगे तो ऊपर आगे से पानी बाहर निकलने लग जाएगा। सेम मेथड यहाँ पर डायफ्राम का होता है। अगर हम नीचे से प्रेशर लगाएंगे तो बाहर से हवा निकलने लग जाएगी, और जब नीचे से हम खोलेंगे और ज़्यादा नीचे से प्रेशर मारेंगे, एक्सपेंड करेंगे बोतल को, तो बोतल के अंदर और पानी आने का स्पेस बन जाएगा। सेम ऐसा ही जो मेथड होता है वो ब्रीथिंग मैकेनिज़्म में यूज़ होता है। तो बहुत समझने की बात है, काफ़ी सिंपल मैकेनिज़्म है ये। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको इसमें डाउट है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने डाउट्स को कमेंट्स में लिखें, ताकि हम आने वाले वीडियोस में आपके डाउट्सों को क्लियर करने की पूरी कोशिश करें, उस पर ख़ास फोकस करें। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा ट्रांसपिरेशन, जो वीडियो नंबर 4 होगा लाइफ प्रोसेस का। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन, द वर्किंग मेथड्स ऑफ हार्ट। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार एग्ज़ाम्स में आता है। तो अभी सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि हमारे आने वाला वीडियो है लाइफ प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशंस ऑफ ब्लड इन एनिमल्स, आप अच्छी तरह समझ सकें और आने वाले एग्ज़ाम्स में आप इस टॉपिक से अच्छी तरह रूबरू हों। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।